ओके, शुरू कीजिए। तो हम लोग का प्रोग्रेस था माइटोसिस में, साइटोकाइनेसिस तक हो गया था, राइट। पर साइटोकाइनेसिस देखे थे किसमें? प्लांट सेल्स में। देखना बाकी था, एनिमल सेल का हो चुका था, ठीक। तो देखिए, तो प्लांट सेल को अगर हम लोग बनाए तो सेल वॉल तो जरूर देंगे, ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या रहेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो दिस इज हाउ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज। ये एक्सटेंशन दे रहे हैं, इसका मतलब है कि उधर भी सेल है, इधर भी सेल है, ठीक है। और क्या हुआ है, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर इसका साइटोप्लाज्म होगा। क्या लगता है, सेंट्रोसोम होगा? नहीं होगा, बता चुके हैं। पर टेलोफेज के बाद इसका भी दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगा ना, न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका, दो न्यूक्लियस बना, ये इसका टेलोफेज, टेलोफेज स्टेज। हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दें। हम लोग सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, सेल हो चुका है, तो जो भी छूटा हुआ है उसके लिए पीछे का लेक्चर्स आप देखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे भी डाउट होगा वो पूछ कर क्लियर कर लीजिएगा। अभी सेल डिवीजन में हम लोग जान चुके हैं कि दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक होता है माइटोसिस, एक है मियोसिस। तो सेकेंड वाला अभी शुरू नहीं हुआ, माइटोसिस खत्म होने पे, राइट। अब माइटोसिस में होता है क्या, डिवीजन पूरा होने के बाद दो डॉटर सेल्स बनते हैं। अब एनिमल सेल में दो डॉटर सेल्स कैसे बनेंगे वो हम देख चुके हैं, प्लांट सेल में ये प्रोसेस चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, सेल डिवीजन के पहले उसका न्यूक्लियस पहले दो पार्ट में डिवाइड होता है ना, ऐसा ही है। और उसके बाद फिर सेल अपने आप को दो हिस्से में बांटता है, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। न्यूक्लियस के डिवीजन को हम लोग कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस डिवीजन। तो न्यूक्लियस का दो पार्ट में बंटना कैरियोकाइनेसिस, जो यहाँ देख रहे हैं, न्यूक्लियस दो पार्ट में बंट चुका है। अब होगा साइटोकाइनेसिस, यानी सेल का दो भाग में बंटवारा। अब देखिए, इसमें डिवीजन के लिए, अच्छा, सेल जब हम लोग पढ़ रहे थे उस समय आपको बताएं साइटोस्केलेटन और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ये ज़्यादा प्रोनाउंस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल कहाँ प्ले करते हैं? इन द एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में ऑलरेडी एक रिजिड बाउंड्री है, इसलिए इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बाहर से सपोर्ट देने के लिए अलग से बहुत सारा मटेरियल का जरूरत नहीं है। एनिमल सेल्स आर वेरी sensitive and soft in that way because they don't have any external boundary as a cell wall. So there is no more rigidity outside the plasma membrane. Plasma membrane के बाहर इसमें कोई rigid, कोई मजबूत, कोई कठोर संरचना नहीं। So how it will hold itself, अपने आप को बचा के रखेगा कैसे? इतने तरह के स्ट्रेस है, ठीक है। इसीलिए क्या करता है, इसे एक जाल नुमा संरचना चाहिए अंदर से और बाहर से, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एटलीस्ट सपोर्ट दे, इजीली ये ब्रेकआउट नहीं कर दे, ठीक है। इसी के लिए बाहर से जो एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर रहता है वो कहलाता है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ECM इन शॉर्ट। और अंदर से जो एक जाल जैसा स्ट्रक्चर रहता है वो कहलाता है साइटोस्केलेटन, CS, ठीक है। पर प्लांट सेल में इसका बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट तो है नहीं, इसलिए उनके चांसेस कम है। तब इसमें डिवीजन जब करना है तो एक सेल प्लेट तो बनाना होगा ताकि ये दो पार्ट में बटे। तो ये कैसे होगा? अगेन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। यहाँ पे फिर से उसका गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और वो करता क्या है, जैसे वहां पे क्या था, फरो था, एक बांटने वाला स्ट्रक्चर जो चलता था बाहर से किनारे से सेंटर के तरफ, पेरीफेरी टू सेंटर, और उसके मूवमेंट के डायरेक्शन को कहते थे सेंट्रीपिटल, ठीक है। लेकिन यहां क्या होगा, फरो जैसा स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, बल्कि प्लेट फॉर्मेशन होगा। यहां पे होगा सेल प्लेट फॉर्मेशन, और सेल प्लेट फॉर्मेशन होगा फ्रॉम सेंटर टुवर्ड द पेरीफेरी, टुवर्ड्स द बाउंड्री। तो यहां पे सेल प्लेट फॉर्मेशन का डायरेक्शन होगा सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल, अवे फ्रॉम द सेंटर जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है।
टेलोफेज स्टेज, उसके बाद आएगा साइटोकाइनेसिस। और इस साइटोकाइनेसिस स्टेज में सबसे पहले क्या दिखाई पड़ेगा? पानी पीजिए। सड़क गए या तबीयत खराब लग रहा है? यहाँ हो क्या रहा है कि ये जो सेंटर देख रहे हैं ना, सेंटर पर पहले अभी दो को दिखाएं, जस्ट स्टार्ट हुआ है। होता क्या है, सेंटर पे आके कुछ वेसिकल्स अपने आप को सेटल करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब इन वेसिकल्स में रहेगा क्या? पेक्टिन मटेरियल्स। पेक्टिन मटेरियल्स इन्हें बना के भेजा कौन? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। हाँ, पेक्टिन मटेरियल्स वैसे सब्सटेंसेस हैं जो प्लांट के सेल वॉल पे पाए जाते हैं, स्पेशली एट द मिडिल लैमेला। ये मिडिल लैमेला पे पाया जाता है। और मिडिल लैमेला को कहते हैं, अगर इस तरफ एक सेल है और इस तरफ एक सेल है, दोनों सेल के सबसे बाहर का जो वॉल होगा, सेल वॉल होगा, वो कौन सा होगा? प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी? प्राइमरी सेल वॉल होगा। सबसे बाहर की तरफ प्राइमरी सेल वॉल होगा और सबसे अंदर की तरफ टर्शियरी, क्योंकि ये एक्सटेंड करता है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। तो प्राइमरी सेल वॉल सेल नंबर 1 का, प्राइमरी सेल वॉल सेल नंबर 2 का, ठीक है। अब ये दोनों अलग अलग हैं। अगर ये ऐसे ही रहे तो हम बेंच पे बैठ नहीं पाते, ऐसे गिर जाता। ये सटे हुए हैं, तो इन्हें एडहेयर करके, इन्हें ग्लू करके साट कर रखता कौन है? मिडिल लैमेला। This is the function of middle lamella. Now this middle lamella is made up of pectin materials. And आप यहाँ से अब समझ पाएंगे कि पेक्टिन मटेरियल का यहाँ पे यूज क्या है और ये क्या बनने जा रहा है। तो ये बनने जा रहा है सेल प्लेट, जो शुरू में बोले थे वो सेल प्लेट बनने जा रहा है। दरअसल सेल प्लेट जो बनता है सेल डिवीजन के दौरान, वो सेल में बना हुआ रहता है एज ए मिडिल लैमेला, जिसके दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ, सेल वॉल खड़ा हो, राइट। तो इसे बनाने वाला सब्सटेंस कौन है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, तो ये धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर अरेंज होते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेज 1। स्टेज 2 में हम लोग देखेंगे और ज्यादा एक्सटेंड हो गया। पहले सेंटर से शुरू हुआ था, दोनों तरफ जा रहा था, अब सेंटर से काफी दूर चला है। देख रहे हैं, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, अब एक्सटेंशन होता जा रहा है। मोर वेसिकल्स आर कमिंग एंड सेटलिंग, ठीक है। मोर वेसिकल्स आर कमिंग एंड सेटलिंग। और यही आपको बता दें, ये जो वेसिकल्स है ना, इनके लिए एक नाम है PHRAGMOPLAST, फ्रैग्मोप्लास्ट, ठीक है। इनका नाम है फ्रैग्मोप्लास्ट। फ्रैगमेंट्स में, टुकड़ों में टूट टूट कर आ रहे हैं, दैट इज व्हाई इट इज फ्रैग्मोप्लास्ट। तो यहाँ मोर एंड मोर वेसिकल्स मतलब मोर एंड मोर
फ्रैग्मोप्लास्ट्स आर कमिंग टू सेटल ओवर देयर। ठीक है, यहां तक ड्रॉ कीजिए। लिखिए, इन द प्लांट सेल आफ्टर karyokinesis, in the plant cell after karyokinesis, KARYOKINASIS, in the plant cells after karyokinesis, ये रहा fragmoplasts developed from Golgi complex, start to arrive, ARRIVE, arrive यानी मतलब आना, प्रेजेंट होना शुरू करना। स्टार्ट टू अराइव at the middle of the plant cell, proceeding towards boundary, proceeding towards the boundary, this is, इसी में लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद, this is centrifugal this is centrifugal arrangement of these fragmoplasts. This is centrifugal arrangement of these fragmoplasts. THEAC, these fragmoplasts. यहाँ फिगर में डाल दीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द fragmoplasts at the midline of plant cell. Figure है organization of fragmoplasts at the midline of the plant cell. ये combined, ये फिगर फर्स्ट, ये फिगर सेकेंड, ये फिगर थर्ड, और यहाँ फर्स्ट कॉमा सेकेंड एंड थर्ड करके कंबाइंड कमेंट दीजिएगा। ये तो मिटा सकते हैं। अब आगे यहां तक जब पहुंच गया तो फाइनली क्या होगा, बीच बीच जो गैप है फ्रैग्मोप्लास्ट आना बंद नहीं करेंगे, ये लगातार आते जाएंगे, पर बीच में जो गैप है अब उसके ऊपर ये फ्रैग्मोप्लास्ट आके सेटल करने लगेंगे। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं कैसा हो रहा है। जैसे मान लेते हैं एक लाइन से 10 एयर बबल लगे हुए, ये वाटर बबल है, ठीक, पानी पड़ रहा है ना,
पानी पड़ने की वजह से पानी में जो वाटर बबल बन जाते हैं, एयर बबल बन जाते हैं, जो भी आप है, तो ये एयर बबल बने, ये एक लाइन से 10 ठो है। अब बीच में थोड़ा सा गैप है, अब 11 एयर बबल कहाँ आएगा, उन्हीं के बीच में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही एडजस्ट करने आएगा भाई, दोनों से टच तो होगा, नतीजा क्या होगा, दोनों तीनों आपस में मिल जाएंगे। पहले 200 था, 2 था, तीसरा आया तो ये तीनों मिल गए ना, तो क्या हो गया, एक बड़ा बन गया। अब आगे वाला आएगा, फिर उस गैप में घुसने की कोशिश करेगा। लाइकवाइज यू कैन इमेजिन हाउ इट इज प्रोसीडिंग टुवर्ड्स यूनिफॉर्मिटी। तो जो गैप है, गैप खत्म हो जाएगा और ये यूनिफॉर्म होता चला जाएगा। पर ये भी तो सोचिए, उसके अंदर डिपॉजिट मटेरियल्स बढ़ते जा रहे हैं। बबल अगर बढ़ रहा है तो उसमें डिपॉजिट मटेरियल भी बढ़ रहा है। धीरे 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 सारा बबल एक होके यूनिफाइड हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर का डिपॉजिट मटेरियल वो यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन में आके अरेंज हो जाएगा। फर्दर incoming of the fragmoplast will enhance the thickness of this cementing line and in this way the cell plate forms। ठीक है, आगे क्या होगा, इस तरीके से गैप फिल होता जाएगा तो फ्रैग्मोप्लास्ट का रेगुलर लेयर बनता जाएगा, है ना, बीच में गैप नहीं छूटेगा। अब उसके अंदर में जो पेक्टिन मटेरियल्स हैं, पेक्टिन मटेरियल्स भी तो आ रहे हैं, तो वो एक लगातार यूनिफॉर्म दीवार बनाता चला जाएगा और फर्दर फ्रैग्मोप्लास्ट आने से दीवार की मोटाई बढ़ेगी और इस तरीके से सेल प्लेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को हम लोग लिखेंगे, उसको पॉइंट नंबर 1 कर दीजिएगा। अब पॉइंट नंबर 2 में लिखिएगा, द कंटिन्यूअस incoming of fragmoplasts, the continuous CONTINUOUS, continuous incoming of fragmoplasts, the continuous incoming of fragmoplasts creates a continuous layer, creates a continuous layer of vesicle, creates a continuous layer of vesicle filled with pectin materials, filled with pectin materials, filled with pectin materials, full stop। अगला पॉइंट दीजिएगा, in this way finally ये यूनिफॉर्म wall like structure, a uniform wall-like structure forms at the middle of the plant cell, thus dividing the cell into two daughter cells, thus dividing the cell into two daughter cells, cell plate। ठीक है, और ये क्या हो गया, 2 डॉटर सेल्स। लेकिन अभी क्या है, ये दोनों डॉटर सेल सिर्फ और सिर्फ सेल प्लेट से सेपरेट हुए, इनका अभी उस तरफ, मतलब दोनों के अपोज करने वाले, यानी इस सेल का इस तरफ और इस सेल का इस तरफ सेल वॉल नहीं बना।
यानी प्रत्येक सेल के एक दो और तीन तीन सेल वॉल है। चौथा जो आप देख रहे हैं दरअसल वो तो सेल प्लेट है, इट इज नॉट सेल वॉल। व्हाई सो? बिकॉज द कंपोजिशन ऑफ सेल प्लेट एंड सेल वॉल आर डिफरेंट। आप जानते हैं प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बनता है? सेल्यूलोज। इज इट सेल्यूलोज? नो, दिस इज पेक्टिन मटेरियल। वेयर इज द सेल वॉल? सो सेल वॉल विल बी क्रिएटेड लेटर ऑन, इसके बाद सेल वॉल बनेगा। और वो कैसे? प्रत्येक सेल अपने तरफ के इस वॉल के तरफ, यानी अपने तरफ के वॉल के साथ सटाकर सेल वॉल मटेरियल डिपॉजिट करेगा। यानी अगर ये सेल 1 है तो इस तरफ की दीवार के बराबर में वो अपना सेल वॉल क्रिएट करेगा, और अगर ये सेल 2 है तो इस तरफ के दीवार के मतलब एडजेसेंट में अपना सेल वॉल खड़ा करेगा। नेचुरली क्या होगा? दो सेल का सेल वॉल खड़ा हुआ और बीच में ऑलरेडी एक पेक्टिन मटेरियल का लेयर है, पर इसके सटे हुए कर रहा है, अलोंग द वॉल कर रहा है। नेचुरली क्या होगा? दोनों सेल वॉल इस पेक्टिन मटेरियल के वॉल से सटा हुआ रहेगा। दिस इज हाउ द पेक्टिन मटेरियल और द सेल प्लेट इज एडहेरिंग, जोड़ रहा है इन दोनों सेल वॉल को। बाद में इसी को हम लोग क्या कहेंगे? मेडेल्ला मिला। इस तरीके से एक नए सेल का जन्म। ठीक है, फिगर सेल प्लेट completes in a plant cell. Cell plate completes in a plant cell. इसको पूरा कीजिए। इसके बाद लिखिएगा now the daughter cells डिपोजिट जमा करते हैं। नाउ द डॉटर सेल्स डिपोजिट, DPOSIT, नाउ द डॉटर सेल्स डिपोजिट देयर cell wall materials towards the cell plate of their side, towards the cell plate of their side. In this way, each of the daughter cells complete their cell structure. ये हो गया। ये अगर सेल 1 है, ये अगर सेल 2 है, ये हो गया प्राइमरी सेल वॉल। हम सभी जानते हैं सबसे बाहर कौन सा सेल वॉल बनता है? प्राइमरी सेल वॉल। और जो पहले बनता है दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेल वॉल। सो दिस इज प्राइमरी सेल वॉल ऑफ सेल नंबर 1 and this blue line is primary cell wall of cell number 2। और ये जो डार्क शेडेड लाइन दिख रहा है, ये वाला डार्क शेडेड लाइन, दिस इज सेल प्लेट। नाउ कॉमा देखे, नाउ कॉल्ड मिडिल लैमिला। Figure completion of
cytokinesis with cell wall formation in each डॉटर सेल्स। हर एक डॉटर सेल में सेल वॉल फॉर्मेशन इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। बना लीजिए। दिस इज द डायग्राम दैट विल शो यू हाउ द सेल प्लेट एंड सेल वॉल फॉर्म। मियोसिस से रिलेटेड पहला सवाल, माइटोसिस ऐसे कौन से सेल्स करेंगे जो मियोसिस नहीं करेंगे? माइटोसिस ऐसे कौन सेल करेंगे जो मियोसिस नहीं करेंगे? अच्छा, सीधे तरीके से पूछे, कौन सा सेल माइटोसिस करेगा और कौन मियोसिस? वे भी नहीं समझ में। कौन सेल माइटोसिस कर सकता है, मियोसिस नहीं कर सकता है? अब इससे आसान क्या पूछे? पढ़ाया हुआ है इसीलिए पूछ रहे हैं, कौन सा सेल माइटोसिस कर सकता है, मियोसिस नहीं कर सकता है? जर्म सेल मियोसिस कर सकता है पर माइटोसिस नहीं कर सकता, और सोमैटिक सेल्स माइटोसिस कर सकता है, मियोसिस नहीं कर सकता। मियोसिस और माइटोसिस में सिंपल डिफरेंस दोनों के बीच में नंबर ऑफ स्टेजेस बताते समय बता चुके हैं, नहीं बताए थे? बताएं। अच्छा, दोनों के बीच में कंपैरेटिव चार्ज या डिफरेंस टेबल बताए थे क्या? देखिए तो पलट के, माइटोसिस और मियोसिस के बीच में डिफरेंस टेबल बताए हैं क्या? नहीं, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए पहले देखिए, द कंपैरिजन बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। कंपैरिजन में क्या आ जाता है, दोनों में कॉमन जो होंगे वो भी आ जाएंगे, डिफरेंसेस भी आएंगे। कंपेयर कर रहे हैं ना, हो सकता है कि ये दोनों प्रॉपर्टी दोनों में सेम हो सकता है ये दोनों प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, पर अगर कह दे सिर्फ सिमिलरिटी बताइए तब डिफरेंसेस नहीं बताएंगे, और जब डिफरेंसेस बताइए सिमिलरिटी नहीं बताएंगे। पर कंपैरिजन इज ए ब्रॉड टर्म, इसमें सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों बताते हैं, राइट? हम लोग का तरीका है एट्रीब्यूट, माइटोसिस, मियोसिस। नंबर 1, number of daughter cells produced per cycle of division. माइटोसिस में एक डिवीजन साइकिल पूरा होने के बाद 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में एक डिवीजन साइकिल पूरा होने के बाद 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। सीरियल नंबर 2, एट्रीब्यूट मतलब समझ पा रहे हैं ना, किस वाले प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, या डिफरेंस देख रहे हैं या सिमिलरिटी देख रहे हैं, एज द केस में भी। दूसरा देख रहे हैं द नंबर ऑफ cycles needed to run for one complete cycle of cell division. एक कंप्लीट सेल डिवीजन के लिए कितने बार साइकिल को रन करना पड़ता है, ये कहने का मतलब है। तो माइटोसिस के लिए 1,
एक साइकिल अगर आप माइटोसिस रन करते हैं तो सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, और इसमें आपको 2 बार रन करना पड़ता है। मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 जब रन करेंगे तब यू विल से 1 कंप्लीट साइकिल ऑफ मियोसिस हैज बीन डन। ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। तीसरा देखिए, द नंबर ऑफ chromosomes in the daughter cells WRT यानी with respect to the mother cell, मदर सेल के तुलना में डॉटर सेल में क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी? सेम। मतलब कि जितना मदर सेल में क्रोमोसोम्स होंगे डॉटर सेल्स में भी डिवीजन कंप्लीट होने के बाद उतने ही क्रोमोसोम होंगे। इसमें हो जाएगा हाफ, यानी मदर सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल में उसका आधा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ह्यूमन का लेकर चले, है ना, एग्जाम्पल ह्यूमन, ठीक है, तो माइटोसिस करने के बाद ह्यूमन के डॉटर सेल्स में कितने क्रोमोसोम दिखाई देंगे? 46, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन सेल इज 46। पर यहां अगर एग्जाम्पल लेते हैं ह्यूमन, तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलेंगे कितने? 23 ओनली, हाफ हो जाएगा। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, सीरियल नंबर 4। द टाइम्स ऑफ सेल डिवीजन possible by the dividing cell by the process। इसके कहने का मतलब है the number of times, the times of cell division possible by the dividing cell by the process। कहने का मतलब है ये जो प्रोसेस है माइटोसिस, यहां देख लीजिए पहले, अगर सेल डिवाइडिंग सेल माइटोसिस अडॉप्ट किया डिवाइड करने के लिए, ठीक है, तो डिवीजन के बाद वो और कितनी बार माइटोटिकली डिवाइड कर सकता है? इनफाइनाइट। थियोरिटिकली इनफाइनाइट टाइम्स डिवाइड कर सकता है, लेकिन मियोसिस करने वाले सेल्स अगर मियोसिस टेकअप करते हैं डिवाइड करने के लिए तो कितनी बार डिवाइड कर पाएंगे? 1 टाइम ओनली। आप लोग को आता है ना OTP, 1 टाइम पासवर्ड, ये जस्ट लाइक दैट, 1 टाइम ओनली इट कैन डिवाइड फॉर वंस ओनली, मियोसिस के द्वारा। फिर दोबारा वो अपने जीवन काल में मियोसिस नहीं कर पाए। दिस इज वंस फॉर ऑल। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। नंबर 5, कैन डू, क्या कर सकता है? यहां पे देखिए, माइटोटिकली डिवाइडिंग सेल can do only once meiosis। इसका मतलब आपको अभी हम समझाएंगे। meiotically dividing cells
कैन डू माइटोसिस फॉर इनफाइनाइट टाइम्स। इसका मतलब समझिए, पॉसिबिलिटी देख रहा है, पॉसिबल है कि नहीं। तो कह रहा है क्या किया जा सकता है। तो यहां कह रहा है अगर कोई सेल माइटोसिस के द्वारा डिवाइड कर रहा है, बहुत सारा सेल बन गया, अब सभी सेल ने सोचा कि चलो हम मियोसिस करते हैं, तो कितनी बार वो मियोसिस कर पाएगा? केवल एक बार। समझ में आ गया? जो माइटोसिस करके डिवाइड कर रहे हैं, अगर उनमें ये कैपेसिटी हो कि वो मियोसिस कर सकें, तो कितनी बार मियोसिस कर पाएंगे? सिर्फ एक बार। ठीक है, यहां क्लियर है? दोबारा मियोसिस नहीं कर पाएगा। लेकिन यहां देखिए, जो मियोसिस के द्वारा डिवाइड किया है वो तो एक ही बार डिवाइड कर पाएगा मियोसिस के बाद। मियोसिस करके जो डिवाइड किया है, अगर वो सोचे कि हम माइटोसिस करेंगे, तो ये इनफाइनाइट टाइम्स माइटोसिस कर सकता है, थियोरेटिकली इनफाइनाइट टाइम्स। पर इन एक्चुअल प्रैक्टिस 2 बार 4 बार करता है, उससे ज्यादा नहीं डिवाइड करता। 2 बार 3 बार 4 बार हार्डली, इसके बाद नहीं करते। पर उनमें है डिवाइडिंग कैपेसिटी, दे आर नॉट डूइंग, दैट इज अनदर थिंग, बट दे कैन। एग्जाम्पल है, वो भी बताएंगे। और इसीलिए ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है, माइटोसिस मियोसिस समझना, कि ये बताते हैं 11th पे, पर इसका इम्पैक्ट हम लोग दिखाते हैं 12th के फर्स्ट यूनिट में, जिसमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ये वहां पे अप्लाई होता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यहीं से मिलता है। इसलिए यहीं पर माइटोसिस मियोसिस, उन दोनों के बीच में डिफरेंस, उन दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट अच्छे से क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वहां पे जरूरी है। ठीक है, यहां तक लिखिए। ये तो समझ में आ गया। अब एग्जांपल देंगे, पहले ये टेबल पूरा कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देखना चाह रहे हैं इसके कोई एग्जांपल, ऐसा कोई सेल जो कि माइटोसिस करने के बाद सोचे कि हम मियोसिस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग इनको मियोसिस करने वाले सेल्स को क्या कहते हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स। ठीक है, तो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स कहाँ पे पाए जाएंगे? जहाँ पे गैमेट क्या कहते हैं, गॉनेट्स होंगे। तो ह्यूमन में या एनिमल्स में गॉनेट्स कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, मेल गॉनेट, फीमेल गॉनेट। मेल गॉनेट को कहते हैं टेस्टिस, फीमेल गॉनेट को कहते हैं ओवरी। ठीक है, तो टेस्टिस और ओवरी के जो सेल्स हैं, शुरू में तो इतने सारे नहीं रहेंगे, शुरू में तो 1 या 2 सेल रहे होंगे पहली बार जो बने। उसके बाद वो डिवाइड करके पहले अपना नंबर बढ़ाएगा, फिर मियोसिस करेगा। क्योंकि आप देख चुके हैं, माइटोसिस करने वाले सेल्स बहुत बार माइटोसिस कर सकते हैं, पर मियोसिस एक ही बार कर पाएंगे। तो जो सेल मियोसिस करने वाला है ना, जिसके अंदर के जो स्पेशल सेल्स हैं जो मियोसिस करने वाले हैं, वो शुरू में ही अगर मियोसिस कर लेंगे, तो फिर उतने ही सेल बनाकर वो रुक जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए क्या होता है कि कुछ सेल्स मतलब मियोसिस की ओर जाते हैं, बाकी डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा के रखते हैं माइटोसिस करके। ठीक है, तो स्पर्म सेल प्रोड्यूस करने वाले जो सेल्स हैं जो टेस्टिस में पाए जाएंगे, पहले वो अपना नंबर बढ़ाते हैं बाय माइटोसिस करने के बाद, अपना नंबर बढ़ाने के बाद कुछ उसमें से सेल्स से फॉर एग्जांपल 1 बिलियन और 2 बिलियन सेल्स डिवाइड करके अपने आप को मियोसिस के द्वारा स्पर्म सेल में कन्वर्ट करते हैं। बाकी वेट करते हैं फॉर देयर टर्म। व्हेन दीज सेल्स आर मेड टू मूव आउट, देन न्यूअर सेल्स आर कमिंग फॉर मियोसिस। तो इस तरीके से क्या होता है, वो बैच बाय बैच मियोसिस की ओर जाते हैं, और जैसे जैसे मियोसिस करने वाले सेल्स कम हो रहे हैं, पीछे के सेल्स फिर से डिवाइड करके माइटोसिस करके अपना नंबर बढ़ा लेते हैं, और फिर से मियोसिस के लिए उन सेल्स को आगे बढ़ाते हैं। समझ में आ गया? दिस इज हाउ द गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स फर्स्ट डू माइटोसिस टू इंक्रीज देयर नंबर, एंड देन दे आर डूइंग मियोसिस टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू गैमेट्स। ठीक है, अब रहा कि इसका थोड़ा सा रिवर्स चलता है फ्लावर्स में, प्लांट्स में, है ना। उसमें आपको मिलेगा क्या, जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमेट्स को।
क्योंकि उसके अंदर मेल न्यूक्लियस होता है जो आगे चल के, है ना, पॉलन ट्यूब के साथ आगे बढ़ेगा। ये तो 10th में आप लोग पढ़े। और पॉलिनेशन जब होगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा और फिर फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। तो पॉलन ग्रेन बनने के दौरान पहले मियोसिस हो जाएगा, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे जो 4 पॉलन ग्रेन बनाने वाले हैं, ठीक है। पर पॉलन ग्रेन बनाने के पहले वो चारों सेल क्या करेंगे, डिवाइड करें, 2 डॉटर सेल में बदलेंगे, ठीक है, जिसमें से एक डॉटर सेल पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ग्रेन का आउटर स्ट्रक्चर बनाएगा, और दूसरा डॉटर सेल मेल न्यूक्लियस की तरह रहेगा जो कि फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखिए, मियोसिस करके पहले 4 डॉटर सेल बनाए और चारों डॉटर सेल ने अपने आप को फिर से डिवाइड करके पॉलन ग्रेन बनाया और अंदर में मेल न्यूक्लियस बनाया। तो देखिए, माइटोसिस करने के बाद मियोसिस किया ना, अब फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन, जो एक सेल का फॉर्मेशन होता है ओवरी में, है ना, प्लांट्स के फ्लावर में, वहां पे मियोसिस करने के बाद क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, 4 में से 3 डॉटर सेल्स डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, एक बचता है, और वो डॉटर सेल फिर 3 बार माइटोटिक डिवीजन करता है, 3 बार, तो टोटल 8 डॉटर सेल्स बनाएंगे, ठीक है। और ये 8 डॉटर सेल्स अपने आप को कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम डिवाइड करेंगे तो 2 डॉटर सेल बनेगा, दूसरी बार डिवाइड करेगा तो 4, और फिर तीसरे बार डिवाइड करेंगे तो 8 डॉटर सेल में कन्वर्ट करेंगे। पर ये जो है 8 न्यूक्लियस बने रहेंगे, पहले ही जो है इनका सेल डिवीजन साथ ही साथ जो है वो साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस एक साथ नहीं होता है। उसमें क्या होता है, माइटोटिकली डिवीजन जो होगा उसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा पर सेल डिवाइड नहीं करेगा, यानी सेल के अंदर 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर 8 में से 6 न्यूक्लियस अपना अपना सेल वॉल डेवलप करेगा, 8 में से 6, और 2 न्यूक्लियस ऐसे ही रह जाए। इस तरीके से वो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करे, राइट। तो देखिए यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, मियोसिस किया, मियोसिस करने के बाद माइटोसिस तो कर रहा है, और कितनी बार किया, इसकी मर्जी, इसे जरूरत था 3 बार करने का तो 3 बार माइटोसिस किया। और उधर मेल गैमेट के फॉर्मेशन के दौरान उसे जरूरत था एक ही बार माइटोसिस करने का तो 1 बार किया, इसको 3 बार जरूरत पड़ा 3 बार किया। तो अपने जरूरत के मुताबिक, है ना, ये डिवाइड करते हैं और गैमेट्स फॉर्म करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग पाते हैं माइटोसिस करने वाले सेल्स एक ही बार मियोसिस कर पाते हैं, पर मियोसिस करने वाले सेल्स माइटोसिस का अगर करना चाहें तो उनमें कैपेसिटी है मल्टीपल टाइम्स करने की, पर कर रहे हैं 2 बार 3 बार, दैट इज अनदर थिंग, दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट, वो उनके जरूरत के मुताबिक है। पर ऐसा नहीं है कि उससे ज्यादा नहीं कर सकते, कर सकते हैं, पर जरूरत नहीं है, नहीं करते, ठीक है। और यही लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में, फॉर एग्जांपल लोअर प्लांट्स में हम अगर देखें एल्गी को, थैलोफाइटा, उसमें आप पाएंगे क्या, मियोसिस कर, माइटोसिस करने के बाद, है ना, अपना गैमेट्स फॉर्म करते हैं। वो मियोसिस करके गैमेट नहीं बनाते, माइटोसिस करके अपने बॉडी के सेल्स को गैमेट में कन्वर्ट कर देते, ठीक है। फिर गैमेट क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं तो जाइगोट बनेगा। अब ये जाइगोट फर्स्ट डिवीजन जो करता है वो मियोसिस करता है, करने के बाद 4 डॉटर सेल बनाया। अब ये चारों डॉटर सेल इंडिपेंडेंट एल्गी बन गया। अब ये एल्गी अपना नंबर बनाने के लिए पता नहीं जब तक इसको मन तब तक डिवाइड करता है और नया डॉटर सेल्स बनाता जाता है, तो नया एल्गी बनाता जाता है। उसके बाद फिर इसको लगेगा अब रिप्रोडक्शन की ओर जाना चाहिए, फिर से उसी प्रोसेस से गैमेट्स बनाएगा और फिर फर्टिलाइजेशन करेगा, अगेन इट विल फॉर्म जाइगोट एंड विल फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म।
तो लोअर्स में, लोअर प्लांट ग्रुप्स या एनिमल ग्रुप्स में हम लोग पाते हैं मियोसिस के बाद तो नया जीवन शुरू होता है, ढेरों बार माइटोसिस करता है। पर जैसे जैसे एडवांस्ड होते हैं वो ज़्यादा मियोसिस पर डिपेंडेंट होते हैं, माइटोसिस पर कम। पर माइटोसिस बिल्कुल नहीं करते कौन? सोमैटिक सेल्स, सॉरी, मियोसिस बिल्कुल नहीं करते हैं कौन? सोमैटिक सेल्स। जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स नहीं है वो कभी मियोसिस की ओर नहीं जाते। समझ में आ गया दोनों के बीच में क्या प्रोस एंड कॉन्स है? कहाँ पे कौन है जो मियोसिस करना चाहेंगे, कौन है जो मियोसिस कैपेबल है, जो है ना, जैसे बॉडी के सेल्स मियोसिस कैपेबल नहीं होंगे, लेकिन जो गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स होंगे वो मियोसिस कैपेबल होंगे। इस तरीके से दोनों के बीच में सिमिलरिटी और डिफरेंसेस हम लोग पाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अब आते हैं मियोसिस पे। सभी स्टेजेस होंगे आप लोग को याद है? हाँ कि ना? सभी स्टेजेस याद है? नाम याद है? अब सब कंफ्यूज्ड, जैसे ही पूछे बस एक बार फिर से देखिए, स्टेजेस ऑफ मियोसिस। इंटरफेज 1, ठीक है, इंटरफेज 1 में जीवन स्टेज, या स्टेज क्यों, फेज लिखिए, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। रुक जाइए, G1 फेज में क्या होने वाला है ये तो बताए नहीं आप। G1 फेज में क्या होगा? सेल ग्रोज, डिफरेंट न्यू मॉलिक्यूल्स are formed. So, cytoplasm enlarges, बड़ा होता है, बढ़ता है। Different types of proteins, sugars, lipids, etc. are synthesized. ये पहला काम होगा। दूसरा, सेल prepares for DNA replication। भूल जाइएगा क्या इसको, prepares for DNA replication। ये काम सारे होंगे कहाँ? G1 फेज पे। अब आते हैं एस फेज में, क्या होने वाला है जिसकी तैयारी की गई यहाँ? DNA रेप्लिकेशन। अब क्या होगा? DNA रेप्लिकेशन। अब G2 फेज ये क्या करेगा? DNA रेप्लिकेशन प्लस सेंट्रोसोम डिवीजन। किसके लिए? एनिमल सेल। ओके, नाउ G2 फेज, preparation for एम फेज, यानी सेल डिवीजन बाय meiosis फर्स्ट।
इंटरफेस बन गया। यहां से फर्स्ट तो आप साथ ही साथ G1 फेस के सेल को दिखा दीजिए। यहां कितने क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं? कितना क्रोमेटिन फाइबर है? घर में खाना वाना नहीं मिलता है? तेज तो बोलिए, यहां तक आवाज नहीं आ रहा है। चलिए, एक जवाब आया, 2 क्रोमोसोम और 4 क्रोमेटिन फाइबर। इधर कोई सेम यही बोल रहे हैं। सबको मिलते हैं गलत जवाब के लिए 0 नंबर। 2 क्रोमोसोम्स मतलब 2 क्रोमेटिन फाइबर्स। जी, ये G1 फेज में है। 2 क्रोमोसोम्स बराबर 2 क्रोमेटिन फाइबर्स। और यहां पे देख रहे हैं जोड़ी बना हुआ है, ठीक है? तो ये पेयर में है, हालांकि आपस में जुड़े नहीं है पर पेयर में है। इसके पीछे रीजन क्या है? इसी तरीके से अगर ये ह्यूमन का सेल है 23 पेयर्स होंगे, तो हम लोग जगह कम है उतना कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएंगे, इसलिए 2 पेयर लेके काम चला रहे, ठीक है? इसी तरह से बाकी और पेयर्स होंगे। क्या ऐसा नहीं लग रहा है ये पेयर अलग साइज एंड शेप का, मतलब कद काठी का, ये अलग पेयर, ये पेयर अलग कद काठी का है? अंतर है ना? और कलर से ही इस अंतर को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब एक बात और बताइए, इन्हें हम एक नाम देते हैं जो पेयर बन रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम का। These are pairs of homologous chromosomes. So we have 2 pairs of homologous chromosomes. Number 1. Number 2, ये कॉन्सेप्ट यहाँ इंट्रोड्यूस करने के पीछे क्या रीजन है? क्योंकि ये आगे चल के गैमेट बनाएंगे। ये किस में डिवीजन हो रहा है? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेल्स में। तो इनका आउटकम क्या होगा? गैमेट फॉर्मेशन। तो जब गैमेट फॉर्मेशन होने जा रहा है, देन क्रोमोसोम पे ध्यान देना हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाउ दे आर बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, क्या आप जानते हैं इस होमोलोगस पेयर में एक का कंट्रीब्यूशन फादर के तरफ से, दूसरा का कंट्रीब्यूशन मदर के तरफ से है? यस, एंड दैट इज व्हाई दे आर एग्जैक्टली सिमिलर टू ईच अदर with a slight difference that, हालांकि ये जेनेटिक्स में आपको समझ में आएगा, they may carry different forms of the same gene or same form of the same gene. ये होमोलोगस क्रोमोसोम पे जीन जो होंगे वो सेम पोजीशन पे बैठे होंगे, ठीक है? लेकिन हर जीन के 2 टाइप होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। इसका थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा जानकारी हम लोग को 10th में मिल चुका है, हेरिडिटी वाले में। मेंडलिज्म जहाँ पढ़े ना, तो वहाँ पे
डोमिनेंट रिसेसिव करके था, तो वो डोमिनेंट एक फॉर्म ऑफ जीन हुआ और उसी का दूसरा फॉर्म रिसेसिव हो गया। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हाइट ऑफ द प्लांट बनाना रहा, हाइट ऑफ द प्लांट इज ए कैरेक्टर, सो देयर विल बी ए जीन फॉर हाइट ऑफ द प्लांट। और मान लेते हैं कि हाइट ऑफ द प्लांट के लिए जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस वाले क्रोमोसोम पर भी, मतलब जिसके साथ ये होमोलोगस पेयर बना रहा है, उसके भी सेम पोजीशन पे हाइट ऑफ द प्लांट के लिए जीन रहेगा। ठीक है, अभी एनिमल है तो हाइट ऑफ द ह्यूमन या हाइट ऑफ द एनिमल के लिए अगर यहाँ पे जीन है तो सेम पोजीशन पे ही बगल वाले क्रोमोसोम में हाइट ऑफ द एनिमल के लिए जीन रहेगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि ये डोमिनेंट ट्रेंड को लेकर आए कि रिसेसिव ट्रेंड को लेकर आए। तो डोमिनेंट लाए चाहे रिसेसिव लाए, हाइट बदल जाएगा क्या? हाइट ही तो रहेगा। ये कम हाइट है, ये ज्यादा हाइट है, पर वो कैरेक्टर तो रहेगा, है कि नहीं? तो इसीलिए कहा कि ये हो सकते हैं सेम फॉर्म हो सकते हैं डिफरेंट फॉर्म। सेम फॉर्म होगा तो क्या होगा? दोनों के दोनों डोमिनेंट या दोनों के दोनों रिसेसिव, ये दोनों कंडीशन है सेम फॉर्म का। अगर डिफरेंट हुआ तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव रखेगा। ठीक है, उसके आउटकम पे बात नहीं कर रहे, वो जेनेटिक्स में, वो 12th में। यहां हम लोग ये समझ के रखें कि सेम जीन का पोजीशन दोनों पे सेम पोजीशन पे होगा। ठीक है, और इसीलिए ये दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अगर इस वाले जीन को दूसरे पेयर में खोजेंगे आपको नहीं दिखेंगे, साफ नहीं दिखेंगे, इधर उधर नहीं होंगे, दिखेंगे ही नहीं, बिकॉज उसका लोकेशन, उसका पोजीशन फिक्स है, वहीं पर पाया जाएगा तो वहीं पर पाया जाएगा, दूसरे किसी भी क्रोमोसोम पे वो नहीं रहेगा। इसीलिए वो जीन एक तरह से कह सकते हैं उस क्रोमोसोम की पहचान है। जैसे हीमोग्लोबिन जो है, हीमोग्लोबिन में दो तरह के चेन होते हैं प्रोटीन के, एक को अल्फा चेन कहते हैं, एक को बीटा चेन कहते हैं। ठीक है, अब बीटा चेन बनाता है क्रोमोसोम नंबर 16 ह्यूमन का। ठीक है, तो अगर बीटा चेन के लिए जीन आप खोजिएगा दूसरे किसी भी क्रोमोसोम पे, 2300 पेयर में से 16वें पेयर को छोड़ के किसी में भी आपको नहीं मिलेगा। ना क्रोमोसोम नंबर 1, ना 2, ना 3, करते करते 2300 देख जाइए, सिर्फ 16 नंबर क्रोमोसोम पे आपको मिलेगा, बाकी किसी पे नहीं मिलेगा। इसका मतलब बीटा चेन का जीन 16वां क्रोमोसोम का आइडेंटिफाइंग फीचर भी है, उससे हम उसको पहचान भी सकते हैं। समझ में आ गया? और उसका पोजीशन फिक्स होगा कि 16वें पोजीशन पे, 16वें क्रोमोसोम के यहां पर पाए जाने वाले हैं तो 16वें क्रोमोसोम के यहीं पर पाए जाएंगे, दूसरे किसी जगह पे नहीं। और ये पूरे ह्यूमन में जितने भी ह्यूमन है सभी का एक एक सेल पर निकाल के आप स्टडी कीजिए, आपको सेम चीज मिलेगी, देयर विल बी नो डिफरेंस। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या बताना चाह रहा है? ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो एक जैसे। ठीक, तो यहां पे लिखे ये 2 क्रोमोसोम्स यानी कि 2 क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में है, और ये 2 क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का रिलेशन लिख दीजिए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये बात इनके लिए भी तो लिखा जा सकता है, ये भी अपने होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो भी अपने लिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, बाकी तो सब आप जानते हैं। ये कौन है? सेंट्रोसोम। खाना पीना नहीं मिलता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यहाँ साइटोप्लाज्म, और ये हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? फिगर है सेल इन G1 फेज। ठीक है, जल्दी से पूरा कीजिए और अपने से इसका G2 एस फेज का सेल बना दीजिए। तो
ठीक है, तो देखिए हमको कुछ करना नहीं है, आप लोग को बनाना होगा अलग से। हम सिंपली इसको लेके डबल कर देंगे, हम सिंपली इसको लेके डबल कर देंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे, हम इसको लेके डबल कर देंगे और इसको लेके डबल कर देंगे। अब कुछ चेंजेस लाएंगे। यहाँ जो क्रोमैटिन फाइबर लिख रहे थे इनके लिए नाम लिख देंगे क्रोमैटिड्स। ये क्या है, टू क्रोमैटिड्स ईच। यहां भी क्या हो जाएगा, क्रोमैटिन फाइबर हटा देंगे और ये बन जाएंगे टू क्रोमैटिड्स ईच। और जानते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन आएगा, ये तो होमोलोगस और ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम रहेगा, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, पहले देख लीजिएगा, ये वाला और ये वाला आपस में हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड्स। अभी लिखिएगा नहीं, पहले ध्यान दीजिए। उसके बाद यहां देखिए, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, और जरा इनके बीच में भी तो रिलेशन बता दें, ये और ये आपस में क्या रहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये और ये नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ठीक है, कहां से चुनेंगे सिस्टर या नॉन सिस्टर को, होमोलोगस पेयर में से। ये नहीं कि इस होमोलोगस पेयर को इस होमोलोगस पेयर में से नॉन सिस्टर करने लगे, नहीं, उनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होगा। सिस्टर क्रोमैटिड या नॉन सिस्टर क्रोमैटिड किस में होंगे, होमोलोगस पेयर में। तो ये दोनों होमोलोगस पेयर बना रहा है, ये ब्लैक ब्लैक वाला और ये ब्लू ब्लू वाला आपस में होमोलोगस पेयर बना रहा है। ठीक है, इसमें से जो क्रोमैटिड एक ही क्रोमोसोम के हैं वो हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स, और दो अलग क्रोमोसोम के हैं वो हो जाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, पूरा नाम होगा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। बाकी बातें वही रहेंगी और यहां पे सिर्फ हम नाम बदलेंगे। ये हो जाएगा सेल इन दैट्स ऑल स्पेस। अब आपका काम शुरू।